सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की, जिसमें अब सीज फायर, शांति वार्ता, बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। ना अमेरिका अपनी किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार है, ना ही ईरान के तेवर कम हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दूर दूर तक शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि पर्दे के पीछे लगातार बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ घंटों की घटनाओं की अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान से आए बयानों की बात है सामने। धमकियों और चेतावनी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हॉर्मूज पर युद्ध विराम टूट जाएगा। 14 दिनों के युद्ध विराम की एक्सपायरी डेट वैसे भी बहुत करीब आ चुकी है, उसका काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो विस्फोटक हैं। तो सवाल यह है कि क्या हॉर्मूज पर अब बम परिणाम देखने को मिलेंगे? सही मायने में देखें तो हॉर्मूज स्ट्रेट अब नया युद्ध भूमि बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की नाकाबंदी है, दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में सशर्त ताला लगा दिया है, जिससे अमेरिका परेशान है। ट्रंप के लिए हॉर्मूज संकट एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। हालात कैसे हर दिन विस्फोटक हो रहे हैं, आप दोनों तरफ से आ रही धमकियों से ही समझ लीजिए। आपको बताते हैं कि हॉर्मूज में नई चिंगारी कैसे भड़की है। अमेरिका की ओर से ईरानी शिप टूस्का पर अटैक किया गया, जिसके बाद अब ईरान आक्रोशित है। ईरान का दावा है कि वो हर हाल में बदला लेकर रहेगा। कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ईरान की ओर से समंदर में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन अटैक किया गया है। ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के जहाज पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया था कि ईरान ने नाकाबंदी का उल्लंघन किया है। ईरान भी इसी अंदाज में, इसी भाषा में अमेरिका को जवाब दे रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने यूएसएस स्प्रुआंस से ईरानी शिप पर अटैक किया। अब अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान के करीब पहुंच रहा है। वहीं ईरान ने एक कड़ी चेतावनी दी है। यह संदेश दिया है कि अमेरिका की यह कार्रवाई समुद्री लूट है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान के इस तेवर से तिलमिलाए ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान डील करे, नहीं तो सब कुछ मिटा देंगे। वहीं ईरान ने किसी तरह की शांति वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। स्पष्ट शब्दों में ईरान का कहना है कि शर्तों को मानो, फिर कोई बात होगी। सवाल यही है कि जब ऐसी धमकियां दी जा रही हो, अमेरिका और ईरान इस तरह एक दूसरे पर टूट पड़े हो, तो सीज फायर और शांति वार्ता का मतलब क्या रह जाता है? ईरान के कार्गो शिप पर कब्जे के बाद अमेरिका की मरीन कमांडो भी एक्शन मोड में है। यूएसएस ट्रिपोली से हेलीकॉप्टर से अमेरिकी मरीन कमांडो को भेजा गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन का वीडियो शेयर कर ईरान को डराया भी है। वहीं दूसरी ओर जहाज पर हमले के बाद ईरान बदला लेने के मूड में है। ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया गया है। वहीं अमेरिका ने भी जंगी तेवर को आगे बढ़ाते हुए ईरान की शिप बिल्डिंग फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया है। आईआरजीसी नेवी से जुड़े कई ठिकाने टारगेट किए गए हैं। कहानी सिर्फ लेकिन इतनी नहीं है। हॉर्मूज स्ट्रेट में फ्रांस के शिप पर भी फायरिंग की गई है। फ्रांसीसी झंडे वाले शिप पर फायरिंग की गई। इसके अलावा ब्रिटिश कंटेनर शिप पर भी फायरिंग की खबरें हैं। कुल मिलाकर हॉर्मूज स्ट्रेट में हालात बहुत गंभीर हैं। फारस की खाड़ी में भी हालात बिगड़ चुके हैं। आईएमओ के अनुसार जहाजों पर फायरिंग के 24 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल है, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता कब होगी? इसका असर क्या होगा? ईरान पहले ही वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर चुका है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ऐसे वक्त में शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। पहले फ्रेमवर्क पर सहमति बने, फिर बात होगी। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका और ईरान में किन 4 मुद्दों पर टकराव है, जो एक बार की शांति वार्ता के बाद भी सहमति तक नहीं पहुंचा है। पहला मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम का। अमेरिका ईरान से अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बना रहा है, पूरी तरह रोकने को कह रहा है। इसके अलावा संवर्धित यूरेनियम सौंपने की शर्त रख रहा है। ईरान का जवाब है कि सीमित समय के लिए प्रतिबंध लागू हो, संवर्धित यूरेनियम नहीं देंगे। इसका उद्देश्य परमाणु बम बनाना नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ईरान यूरेनियम सौंप सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आईएईए को भी निरीक्षण का अधिकार दे सकता है। दूसरा मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट वाला है। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि डील नहीं होगी तो नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान को ट्रांजिट फीस नहीं लेने देंगे, यानी टोल नहीं वसूलने देंगे। ईरान की शर्त है कि नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मूज बंद रहेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा रहेगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि ईरानी शिप पर कब्जे से बात बिगड़ सकती है। टूस्का पर कब्जे के बाद ट्रंप ईरान पर दबाव बना सकते हैं। और तीसरा मुद्दा
फ्रीज संपत्ति का है। ईरान का कहना है कि फ्रीज संपत्ति को बहाल किया जाए। अमेरिका में $20 बिलियन संपत्ति डी फ्रीज हो। अमेरिका इसके लिए भी शर्त रख रहा है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में डील हुई तो फैसला संभव है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई देशों में लगभग $100 अरब संपत्ति फ्रीज है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की बड़ी संपत्तियां अलग अलग जगह पर फ्रीज की गई हैं। चौथा और अहम मुद्दा नुकसान की भरपाई वाला है। ईरान चाहता है कि जंग में हुए $270 बिलियन के नुकसान की भरपाई अमेरिका करे। अमेरिका को यह मंजूर नहीं है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि ईरान की मदद कर वो अपने देश को ही कमजोर करेगा, उसके वर्चस्व पर आंच आएगी। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज और यूरेनियम पर समझौता तो अमेरिका मान सकता है, टोल वसूली से ईरान को नुकसान की भरपाई भी संभव है, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ही तनाव नहीं है, बल्कि एक टकराव ईरान की सत्ता के अंदर भी है। बताया यह जा रहा है कि ईरान की सत्ता और ईरान की सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। मेजर जनरल अहमद वाहिदी अब ईरानी सत्ता के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। ईरानी सत्ता से अब्बास अरागची साइडलाइन हो चुके हैं। ईरानी एनएसए जुल्कद्र का समर्थन भी अहमद वाहिदी के साथ है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह दावा है। आपको सबूतों के साथ ये बताते हैं कि इस दावे में कितना दम है। पहला सबूत यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया। इसके 18 घंटे के अंदर ईरान ने हॉर्मुज दोबारा बंद कर दिया। सवाल यह है कि यह फैसला कैसे लिया गया। दूसरा सबूत यह है कि ईरानी सरकार अमेरिका के साथ फिर बातचीत के मूड में है, लेकिन अहमद वाहिदी की वजह से सस्पेंस है, जिसमें युद्ध वाली चिंगारी है। ईरान की शर्तों वाली जिद की वजह से पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि दोनों देशों में शांति वार्ता वही करा रहा है। पहले दौर की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी। ये बात अलग है कि 21 घंटे की बातचीत में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब दूसरे दौर की बातचीत से ईरान ने जब मना कर दिया है तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की है, उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया है। ये बताया कि बातचीत में सबसे बड़ी बाधा ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का फैसला है। ट्रंप को फोन कर मुनीर ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान शांति वार्ता के लिए आने से साफ साफ मना कर चुका है। दूसरे दौर की बैठक से पहले ईरान ऐलान कर चुका है, सकारात्मक संकेत मिलने पर फैसला लेंगे। अमेरिका के साथ बातचीत भी युद्ध जैसा है। अमेरिका को अपनी दादागिरी छोड़नी होगी, किसी भी अमेरिकी शर्त को नहीं मानेंगे। ईरान की शर्तों को भी अमेरिका को मानना होगा। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा ईरान के लिए सर्वोपरि है। ईरान के ऐसे तेवर के बीच पाकिस्तान में क्या तैयारी चल रही है, आप ये भी देखिए। इस्लामाबाद में संभावित बातचीत को देखते हुए 2 बड़े होटल सेरेना और मैरियट को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। सेरेना होटल में पहले दौर की बातचीत 11 और 12 अप्रैल को हुई थी, जबकि मैरियट में ईरानी डेलीगेशन ठहरा था। अब दोनों होटल को नए दौर की बातचीत के लिए तैयार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहां का मीडिया क्या कह रहा है, कैसे शांति वार्ता के दूसरे राउंड से पहले पाकिस्तान की साख दांव पर लगी है, आप देखिए। ईरान के जंगी तेवर से दुनिया में फिर टेंशन का मीटर भाग रहा है, तो भारत में एक राज्य ऐसा है जहां इस वक्त स्मार्ट मीटर को लेकर जबरदस्त क्लेश छिड़ा है और सियासी करंट भी महसूस किया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उनके हाथों में स्मार्ट मीटर है। सब नाराजगी ये है और सब नारेबाजी ये कर रहे हैं कि ये गुस्सा है यूपी सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ, जिसे लोग नॉन स्मार्ट बता रहे हैं। लेकिन अब लोगों के इसी आक्रोश को देखते हुए यूपी सरकार बैकफुट पर गई है और उसने बड़ा फैसला किया है। यूपी में फिलहाल पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। स्मार्ट मीटर बदले जाने के फैसले पर रोक लगाने का ये कदम लोगों के गुस्से को देखते हुए उठाया गया है। सरकार ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक यूपी में पुराने मीटर नहीं बदले जाएंगे। स्मार्ट मीटर वाले इस क्लेश पर सरकार ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी और सरकार को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। लेकिन अब भी लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि पुराने मीटर बदले जाने पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन जो पुराने मीटर बदले जा चुके हैं और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें भी हटाया जाए। लेकिन आपको ये बताते हैं कि आखिर सरकार को स्मार्ट मीटर पर रोक क्यों लगानी पड़ी।
लोगों का पहला आरोप, उनकी बिना जानकारी और सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल बहुत ज्यादा आने लगा है, लगभग 2 गुना हो गया है। तीसरा आरोप है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसके अलावा लोगों की यह भी शिकायत है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होते ही पावर कट हो जाता है और कई बार पावर कट के बाद भी रिचार्ज किए जाने पर 6-6 घंटे तक बिजली नहीं आती। साथ ही कस्टमर केयर सर्विस से भी समस्या का समाधान नहीं होता और ग्राहक सेवा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जनता की नाराजगी के चलते सरकार को भी कदम पीछे खींचने पड़े, कुछ फैसले लेने पड़े ताकि गर्मी में शहर शहर फैल रही गुस्से की आग को ठंडा किया जा सके। अब यह तय किया गया है कि स्मार्ट मीटर में बैलेंस शून्य होते ही बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी। बैलेंस शून्य होने पर भी अगले 3 दिन या 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 200 रुपए नेगेटिव बैलेंस तक सप्लाई जारी रहेगी। रविवार, त्योहार या अवकाश पर बैलेंस शून्य होने पर भी बिजली नहीं कटेगी। बिल जमा किए जाने के तुरंत बाद बिजली बहाल करना जरूरी होगा। बैलेंस कम होने पर SMS और कॉल के जरिए सूचना दी जाएगी। इसके अलावा 24/7 टीम बनाकर व्यवस्था मजबूत करने का आदेश दिया गया है। साथ ही स्मार्ट मीटर शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि रोक केवल पुराने मीटरों को बदलने पर लगाई गई है। नए बिजली कनेक्शन अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाएंगे। एक टेक्निकल कमेटी हम लोगों ने, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बनाई गई है और वो टेक्निकल समिति अपना काम कर रही है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को हमने बंद रखने का आज निर्देश दिया है और साथ ही हमने ये भी कहा है कि उपभोक्ता का बैलेंस 0 होने के बाद भी 3 दिन तक उसका कनेक्शन नहीं कटेगा या 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पे हमने एक और नई व्यवस्था दी है कि 200 रुपये तक अगर निगेटिव जाता है बैलेंस तो भी उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि बिना किसी जानकारी के बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। सरकार ने स्मार्ट मीटर वाली इस मुसीबत का SMS समाधान निकाला है। इसके लिए 5 स्तर की SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत बैलेंस 30% होने पर पहला मैसेज जाएगा। दूसरा मैसेज तब जाएगा जब स्मार्ट मीटर में बैलेंस 10% होगा। फिर बैलेंस खत्म होने पर तीसरा मैसेज भेजा जाएगा। चौथा मैसेज यूजर्स को कनेक्शन काटे जाने से 1 दिन पहले मिलेगा, जबकि 5वां और आखिरी मैसेज डिसकनेक्शन के बाद भेजा जाएगा। वैसे यूपी सरकार ने स्मार्ट मीटर बदले जाने की ये योजना शुरू की थी तो तर्क ये था कि इससे बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सिस्टम पारदर्शी होगा और बिजली इस्तेमाल की सटीक बिलिंग होगी। लेकिन अब स्मार्ट मीटर को लेकर यूपी के शहरों में गुस्से का करंट है, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। मीटर लगवाने का लोगों ने पैसा भी लिया, धमकी भी दिया है कि नहीं लगाओ 15,000 लगेगा। आप ये मीटर उखाड़ के लाए हैं क्या? ये मीटर में हमारा बिल बहुत आता है, 4,000, 8,000, 5,000 जमा। इसको हटा के हमारा जो पुराना मीटर था वो हमको हमारा लगाया। अभी परसों के दिन पैसे जमा करके आए और आज लाइट काट दिया और क्या कहते वो स्मार्ट मीटर हम लोग लगवा नहीं रहे थे, जबरदस्ती इन लोगों ने लगाया। 3,000 का बिल आता, कभी 2,000 का बिल आता, कभी 4,000 का आता और बिल पूरा कहाँ से करा, कहाँ से की मांग करा। अच्छा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा ये पुराना नए वाला मीटर हटा दो, पुराना चाहिए। जब से ये लगा हुआ है बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पहले कितना महीने मैंने 8,000 रुपये अप्रैल में जमा किया है और 2 अप्रैल को मैंने 4,000 रुपये जमा किया। 12 अप्रैल को सारा पैसा ख़त्म हो गया है। 15 अप्रैल आज माइनस 1,265 रुपये दिखा रहा है। अगर किसी की कहीं शिकायत है तो उसकी हम लोग जो है प्रायोरिटी पर लेकर के कर रहे हैं। जेई का और एसडीओ सबको निर्देशित है कि अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है और पैसा जमा करने के बाद भी अगर किसी का रिकनेक्ट नहीं हुआ तो तत्काल जो है वो संबंधित GMR टीम को बता करके उसको रिकनेक्ट कराएं।
बिल ज़्यादा ही बिल आ रहा है और ऊपर से क्या कहते हैं बिजली काट दे रहे हैं, टाइम मतलब वो ख़त्म हो जा रहा है, उसका क्या कहते हैं मतलब रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है तो वो बिजली काट दे रहे हैं हमारी। हम बहुत परेशान रहते। अभी पिछले महीने मैंने 4-5 घंटे बिना बिजली के रही हूँ। इस मीटर में ये है कि हमें आप जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे रिचार्ज करना पड़ा है। एक दिन पैसे ख़त्म हो गए तो दूसरे दिन लाइट कट जा रही है वहीं से। क्या बिल। अब यूपी में स्मार्ट मीटर वाले विवाद पर सियासी कलेश भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार कटाक्ष किए हैं और उसकी नीति के साथ नियत पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने लिखा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर चल रही ठगी के खिलाफ जनता के गुस्से का मीटर हाई है। वो आगे लिखते हैं कि जनता को पता चल गया है कि इस समस्या का असली कारण बीजेपी का भ्रष्टाचार है। जनता जान गई है कि बीजेपी ठेके देने से पहले मीटर और बिजली कंपनी से कमीशन लेती है। अखिलेश का आरोप है कि वसूली के लिए बिजली कंपनी पहले से ऐसी सेटिंग करती है जिससे मीटर तेज चले। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी के बिजली मीटर भी ईवीएम मशीन की तरह हेराफेरी करते हैं। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि कुछ भी गलत है तो उसे रोका जाएगा, क्योंकि सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। स्मार्ट मीटर के लिए जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसके संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और जनता के हित में ही काम होगा। अगर गलत है तो उसे रोका जाएगा और जनता के हित के लिए ही सरकार काम कर रही है। महिला आरक्षण के नाम पर बुलाया गया संसद का सत्र खत्म हो चुका है। सरकार द्वारा लाया गया बिल भी गिर चुका है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति और काउंटर राजनीति की स्पीड पर कोई ब्रेक नहीं है। बीजेपी ने आज भी देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण महिला आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष पर हमला करने वाली बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग की है, जिसके तहत कांग्रेस न सिर्फ महिला आरक्षण पर अपना पक्ष रखेगी बल्कि ये बताएगी कि कैसे बीजेपी महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन के जरिए देश का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती थी। इसके लिए 21 अप्रैल को देश के 29 शहरों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मुद्दे पर पैम्फलेट बांटे जाएंगे, रैलियां की जाएंगी और प्रचार किया जाएगा। सरकार के इरादों को एक्सपोज करने के इन तरीकों के अलावा कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए और 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं को दी जाएं। पार्टी का कहना है कि बिल में लगी शर्तें हटाई जाएं तो पूरा विपक्ष सरकार का साथ देगा। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बार बार कांग्रेस पर हमला किया। 29 मिनट के संबोधन में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान हटाया। पार्टी का आरोप है कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में बिल पास होने के बावजूद सरकार ने इसे लंबे समय तक लागू नहीं किया और अब इसमें शर्तें जोड़ दी हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, जिससे कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उनका पूरा हक नहीं देना चाहती। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के 240 सांसदों में से सिर्फ 12.9% यानी कि 31 महिलाएं हैं। विधायकों में सिर्फ 9.9% महिलाएं हैं और केंद्र में 72 मंत्रियों में से सिर्फ 7 महिलाएं हैं। बीजेपी के 54 सांसदों और विधायकों पर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, जबकि आज पंचायतों में जो 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन की देन है, जिनके जनक राजीव गांधी थे। इससे महिलाओं को 33% आरक्षण मिला था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था। मोदी जी, आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा देंगे। इस बात को लेकर केसी वेणुगोपाल जी ने जब पार्लियामेंट में कहा कि ये ठीक नहीं है, तो ये हम
इस बात को यकीन करें नहीं करें। तो अमित शाह जी ने कहा कि 1 घंटे का समय दीजिए, हम इसको लिखित रूप में दे देंगे, परंतु उससे भी भाग गए। असल में क्या है कि ये महिला विरोधी हैं, इन्होंने महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपा है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी की उस राजनीतिक को समझ चुकी है जिसमें वो कांग्रेस को सियासी जाल में फंसाना चाहती है, और इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर साफ और तुरंत फैसला ले, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर भी जवाब दे। अब चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है। कल पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली के बाद वहां के बाजार में झालमुड़ी खाने के लिए एक दुकान में गए थे। यहां उन्होंने दुकानदार से खुद ही झालमुड़ी खरीदी और खाई। इस दौरान पीएम मोदी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और ये कहा था कि मुझे झालमुड़ी खिलाओ। दुकानदार के काफी मना करने के बाद भी पीएम मोदी ने उसे झालमुड़ी के पैसे दिए थे। ये वीडियो काफी वायरल है। अब इस वीडियो पर राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद की एक रैली में पीएम मोदी के झारग्राम में झालमुड़ी खरीदने और खाने को ड्रामा और स्क्रिप्टेड कहानी कहा है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि दुकान में पहले से ही कैमरा क्यों लगा हुआ था, सब कुछ पहले से तय और स्क्रिप्टेड लग रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि एसपीजी की मदद से दुकान में माइक्रोफोन लगवाया गया और पीएम के पास खुद के पैसे नहीं होते हैं, फिर उन्होंने पैसे कैसे दिए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, आप ऐसा खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हुए। বাংলা ভাষায় কথা বললে মারে। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না, যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो हिस्सा जिस पर टीएमसी काफी हमलावर है। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था, जबकि ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब इस पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की अज्ञानता बार बार उजागर हो रही है। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ जी ये नारा स्वामी विवेकानंद ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बीजेपी वापस जाइए, बंगाल में कोशिश भी मत कीजिए। जबकि सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने तथ्य सही कर लीजिए, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ना कि स्वामी विवेकानंद ने। कृपया गलत जानकारी फैलाने से बचें और पश्चिम बंगाल के मामलों में दखल न दें। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था जिस पर विवाद हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। बीजेपी ने टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की बात कही तो टीएमसी ने कहा कि बीजेपी में सभी भ्रष्टाचारी हैं। तृणमूल कांग्रेस सब चोर और बीजेपी सब साधु। सबचेয়ে বড় চোর बीजेपी, सबचেয়ে বড় ডাকাত बीजेपी, सबচেয়ে বড় ভ্রষ্টাচারী সরকার बीजेपी सरकार, दुराचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, वोट काटारी सरकार। वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं।
इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। লোকসভায় বিজেপিকে আমরা পরাস্ত করেছি, এবারেও মনে রাখবেন এই 26-এই বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হাঁটাবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের শপথ, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। আমরা বলি না করব, মোদিবাবু মিথ্যে কথা বলেন, আমরা বলি না, আমরা যেটা করবার সেটা আমরা করি। टीएमसी का मतलब यह होता है टोटल मिसरूल एंड करप्शन मेरे बहनों भाई। बी से होता है भरोसा, जे का मतलब होता है जनसेवा और पी का मतलब होता है प्रोग्रेस यानी प्रगति। आपको ही तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, डर चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। ममता दीदी ने जो माँ, माटी और मानुष के नाम पर सरकार लाई थी, आज माँ, माटी और मानुष को सबसे अधिक किसी ने प्रताड़ित किया है, दुखी किया है, तो ममता दीदी की सरकार ने किया है मित्रों। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से उनको डिलीट भी करेंगे, डिमोट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे, यानी यहाँ के लोगों को ही उसका हक मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी मित्रों। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। तो अब लोगों ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार धूल चटाने का निर्णय ले लिया है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और अब आज की एक चर्चित तस्वीर की बात करते हैं जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये एक नया ग्लोबल नाइट टाइम मैप है। वैज्ञानिकों ने 2014 से 2022 के बीच करीब 9 साल हर रात जुटाई गई करीब 16 लाख सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। ये तस्वीरें VIIRS सेंसर ने ली हैं जो बेहद हल्की रोशनी तक पकड़ सकते हैं। नए एल्गोरिदम की मदद से शोधकर्ताओं ने चांदनी, बादलों और वायुमंडलीय असर जैसी रुकावटों को हटाकर असली बदलावों को देखा, जिसके बाद ये तस्वीर जारी की गई है। दुनिया के कई हिस्सों में रोशनी बढ़ने की वजह विकास है। चीन और उत्तरी भारत में शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ रात की चमक बढ़ी है। नासा की इस तस्वीर में दिलचस्प बात यह है कि इसमें उत्तर भारत अलग ही चमक रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका, जो इंटरनेट यूजर्स के बीच चर्चा का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि यूपी बिहार दुनिया का सबसे चमकीला इलाका बन गया है, तो कुछ लोग इसे बिजली की उपलब्धता और विकास का असर बता रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने तस्वीर को लपक लिया है और ये कहा है कि यह तस्वीर बिहार को देश के सबसे रोशन राज्यों में से एक के रूप में दिखाती है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास का प्रमाण है। कुल मिलाकर देश में इस पर चर्चा जारी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के कई हिस्सों में तस्वीर इससे उलट है। फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों में रात की रोशनी कम हुई, जिसका कारण है ऊर्जा बचत की मजबूरी, ठंड में ऊर्जा की कमी, 2022 की ऊर्जा संकट जैसी परिस्थितियां। अमेरिका के अंदर भी एक दिलचस्प फर्क दिखा। पश्चिमी तट के शहर आबादी बढ़ने के साथ ज्यादा रोशन हुए, जबकि पूर्वी तट के कई हिस्सों में रोशनी कम हुई। बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक सत्ता के सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।